नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई बच्चा या किशोर कानून के विरुद्ध कदम उठाता है तो केवल अपराध ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और सामाजिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत में बच्चों के अधिकारों और उनके सुधार को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है जुवेनाइल जस्टिस कानून। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को सजा देना ही नहीं बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। आज का हमारा कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है और आज का हमारा विषय है किशोर अपराध और जुवेनाइल जस्टिस कानून। और आज की हमारी कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट सृष्टि तिवारी। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है कानूनी सलाह में आपका। थैंक यू सर। आज जैसे कि हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम किशोर अपराध को सामान्य रूप से समझना चाहेंगे। सर किशोर अपराध हमारा जो अधिनियम बना है जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में इनैक्ट हुआ था। उसमें सर परिभाषा इसकी इस तरह से दी गई है कि सरकार द्वारा एक एज निर्धारित है। उस एज जो भी एज निर्धारित है, जैसे 18 ईयर से कम उम्र के बच्चे अगर ऐसा कोई भी अपराध करते हैं जो कि कानूनन अपराध है, तो उस श्रेणी के बच्चे फिर किशोर अपराध कहा जाएगा। उन उन बच्चों को फिर ये कहा जाएगा कि वो किशोर हैं और वो किशोर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जी, तो सर। अपराध किसी भी स्तर का जी। होता है और ऐसे में विभिन्न श्रेणियां होती हैं, तो जी। किशोर अपराध की क्या-क्या श्रेणियां हैं? सर इसमें लो 3 तरह से है। एक तो 16 से 18 इयर्स का एक श्रेणी बनाया गया है, एक 16 ईयर से कम की श्रेणी है और एक 12 ईयर से कम की श्रेणी है। तो इसमें जैसे पहले आईपीसी लागू होती थी, अभी वो अमेंडमेंट के बाद वो बीएनएस हुआ है, जी। भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें एक धारा है जिसमें मेंशन है कि अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वो तो फिर हम किशोर अपराध में नहीं देखेंगे उनको, क्योंकि वो फिर समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और उसके बाद 7 साल के बाद 7 से 12 साल की जो एज होती है, उसमें बच्चों का विकास बढ़ जाता है। तो वो वाला जो श्रेणी है, उसमें फिर अगर वो बच्चा ऐसा कोई भी अपराध करता है जो कानूनन अपराध है, तो फिर हम उसे किशोर अपराध की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद 12 से लेके और 16 साल तक की जो एज है, एक एज ये हुई, इसमें भी बच्चे की मानसिक जो विकास है वो कंप्लीट हो जाता है। जी। उसे पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, जो सही है या गलत है। तो फिर एक श्रेणी ये डाला गया है। उसके बाद 16 टू 18 का एक श्रेणी है। तो 16 और 18 की जो श्रेणी है सर, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो काफ़ी बड़ा है। उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है। तो वहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि जेजे बोर्ड जो हमारी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो ये देखती है कि बच्चे का मानसिक स्तर किस तरह का है। क्या वो जो अपराध कर रहा है उसको पता है कि उसका उद्देश्य क्या है या उसका रिज़ल्ट क्या होगा? अगर जेजे बोर्ड को ये लगता है कि वो अपराध बहुत ज़्यादा जघन्य है, हीनियस क्राइम है, तो फिर जेजे बोर्ड उस क्राइम को फिर सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है और वहाँ पे फिर उस किशोर का एक वयस्क की तरह से वहाँ पे ट्रायल चलता है। जी। तो ये। जुवेनाइल जस्टिस के बारे में अगर हम बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिस जिस तरह से आपने भी कहा है, तो इस एक्ट को हम समझना चाहेंगे और क्या खास प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं बच्चों को लेकर। सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 15 में आया था। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि अगर जो भी बच्चे किसी भी इस तरह का कोई भी क्राइम है जी। जो कि उसमें संलिप्त पाया जाता है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एज उनका एज कितनी है। अगर कोई बच्चा 12 से और 18 साल की उम्र का है और बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध में शामिल है, तो मेन उद्देश्य इस बोर्ड का यही है, इस एक्ट का ये है कि उनको पनिशमेंट नहीं देना है, उनको रिफॉर्मेटिव तरीके से सुधार करना है उनका। अगर रिफॉर्मेटिव अप्रोच हम नहीं अपनाएँगे, तो फिर ये हो जाएगा कि फिर हम उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएँगे। फिर कोई बच्चा अगर किसी बच्चे को आप कठोर दंड देते हो, तो वो सुधारने की स्थिति में नहीं होगा। तो सबसे मेन उद्देश्य इस एक्ट का ये है कि आप किस तरह से बच्चे को पनिशमेंट भी देते हैं और उनको सुधारते भी हैं। तो मेन उद्देश्य तो सर इनका यही है, जी। इस एक्ट का। और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान भी किए गए हैं। जी। एक बात सामने आती है कि कानून से संघर्ष करने वाला बच्चा, जी। इसे हम किस तरह से समझें? सर कानून से संघर्ष करने वाले बच्चे से आप ये देख सकते हैं कि जैसे
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि कोई अनाथ बच्चे हैं या कोई ऐसे बच्चे जो भीख माँगते हैं, जिनके पास घर नहीं है, रोड पे रहते हैं, या फिर जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत कलहपूर्ण है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति बन जाती है तो बच्चा फिर उनका विकास बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। फिर वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होगा, क्योंकि उनकी उनकी परवरिश ही बहुत अलग हुई है। तो वो फिर सही गलत की चीज़ें भाप नहीं पाएगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। फिर वो अगर ऐसे किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से बचाओगे उस क्राइम से और उस परिस्थिति से। तो अगर ऐसा बच्चा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पहली ये ज़िम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को पहले उसको समझें कि वो क्राइम किया क्यों है, उसके मानसिक स्तर क्या था, और उसको जितने भी टाइम आप जैसे सुधारात्मक गृह जो होता है वहाँ पे जहाँ पे रखा जाता है, तो उनको सबसे पहले यही देखा जाता है कि किस तरह से वो बच्चे सुधर पाएँ वहाँ पे रह के। उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं, वो बेसिकली उनका आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट करा जाता है कि वो चीज़ों को समझें। उनको ये समझाया जाए कि जो तुमने करा है वो गलत है, और उस चीज़ से तुम कैसे बाहर निकलोगे और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करोगे। जी। तो मेन चीज़ सर यही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की आपने बात करी, तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? ये हम अपने दर्शकों के साथ भी इस बात को साझा करना चाहेंगे। सर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक न्यायिक संस्था है। जी। ये बेसिकली जैसे कोई भी किशोर अगर किसी भी तरह का कोई अपराध करता है जो कि हीनियस क्राइम है, तो चूँकि हम वो किशोर है तो हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, जहाँ पे वयस्क लोगों का ट्रायल चलता है, तो वहाँ नहीं ले जा सकते। तो इस एक्ट में जेजे बोर्ड का गठन हुआ था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। उसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास रैंक का, और 2 और मेंबर होते हैं जिनको आप सोशल वर्कर कह सकते हैं। उसमें एक महिला भी होती हैं जो कंपल्सरी होता है उनका रहना। तो 3 लोगों का एक कमेटी है, जो लोग उसमें मेंबर हैं जेजे बोर्ड में। जिसमें जो ट्रायल जो करते हैं, ट्रायल कह सकते हैं या जो देखते हैं इस जी। पूरे अपराध को, वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वही देखते हैं कि जो बच्चा उनके पास लाया गया है उसकी उम्र क्या है, उसको क्या समझ है वो सब अपराध करने की, या उसका मानसिक विकास किस तरह से हुआ है, या फिर उसकी जो शारीरिक संरचना है क्या वो अपराध करने लायक है या नहीं है। तो सारा प्रोसेस उनका ही है, वही डिसाइड करेंगे। देन जब वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर वो उसी चीज़ को या तो वो रिफॉर्मेटिव तरीके से उसका सुधार करेंगे, या फिर वो उस चीज़ को लेके जाएँगे, और फिर जैसे अगर वो बड़ा है, उसका बौद्धिक स्तर बढ़ गया है, 16 से 18 साल की एज का है, तो फिर उस केस को वो ट्रांसफ़र कर देंगे सेशन कोर्ट में। तो ये पूरा क्या काम जेजे बच्चे बोर्ड का। को सुधार गृह भेजने की जो जिम्मेदारी है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की है या न्यायालय इसमें अपना अलग से फैसला लेता है? सर, जैसे अगर कोई कहीं से अगर ऐसा कोई शिकायत आती है कि कोई ऐसा किशोर किसी ऐसे जघन्य अपराध का दोषी है, जी। या उस पे आरोप लगता है, तो सबसे पहले तो कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट जब होगी तो न्यायालय में ये देखा जाता है कि बच्चे की एज क्या है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसको सीधे जेजे बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि वो किस तरह का अपराध हुआ है, या अ, मतलब किस तरह से उसका ट्रायल शुरू होगा, ये सारी ज़िम्मेदारी जेजे बोर्ड की होती है। जो किशोर अपराध हैं, ये एक गंभीर अपराध है और बच्चों से रिलेटेड हैं ये जो क्राइम है। तो ऐसे में जो पुलिस की भूमिका है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? और किशोर अपराध में पुलिस की जो ख़ास तौर पे जो भूमिका होती है, जो उनके कर्तव्य हैं या किस तरह से उन्हें बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है, इस पर आप क्या कहेंगी? सर, अगर पुलिस की भूमिका की बात करें तो अगर कहीं से भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसा कोई बच्चा ऐसा कोई भी क्राइम करते हुए पाया गया है, तो सबसे पहले पुलिस की ही भूमिका सबसे बड़ी होती है जी। कि वो उस बच्चे को किस तरह से अटेंड करे। तो जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसमें कुछ प्रावधान है जिसमें ये मेंशन है कि सबसे पहले पुलिस जाएगी उससे मिलने, और उसकी अरेस्टिंग जो होगी वो सादी वर्दी में करेंगे वो। वर्दी पहन के नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो वो स्वाभाविक है कि डरेगा वो वर्दी वगैरह देख के। तो वो नॉर्मल वर्दी में जाएँ। दूसरी चीज़ वो ये देखें कि उनको हथकड़ी ना लगाएँ बच्चे को। उसके बाद ये चेक करेंगे कि जैसे ही वो अरेस्ट करते हैं बच्चे को, वैसे ही तुरंत उसके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करें, और उसके अलावा प्रोबेशन अधिकारी जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन दें।
तो ये सारी चीज़ें पुलिस देखेगी और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि पुलिस की भूमिका सिर्फ़ इतनी नहीं है कि वो बच्चे को अरेस्ट करे। उनकी ये भूमिका होती है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करके लेके आए और जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर पाए बच्चे को। तो मेन भूमिका है कि वो एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ और फ्रेंडली नेचर दिखे। उनका बच्चों के प्रति जो अप्रोच होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। तभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँगे सर। किसी किशोर को गिरफ्तार करते समय पुलिस किन खास प्रावधानों का ध्यान रखती है जब किसी किशोर अपराध में किशोर की गिरफ्तारी को पुलिस जाती है? सर गिरफ्तारी के टाइम जैसा कि मैंने अभी जी। डिस्कस किया आपसे उसमें यही है कि अगर वो जाती है तो सबसे पहले सादी वर्दी में जाए, हथकड़ी ना लगाएं बच्चे को। दूसरी चीज़ जैसे ही अरेस्ट करती है तुरंत उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे और प्रोबेशन अधिकारी को इन्फॉर्म करे और ये देखे कि उनको किसी जैसे जहाँ पे आप कैदियों को रखते हैं वैसे किसी हवालात में उनको ना रखें। उनको सीधे जो सुधारात्मक गृह होता है वहीं लेके जाएं। गिरफ्तारी के बाद कितना इसमें समय रहता है कि पुलिस जो है वो जुवेनाइल बोर्ड के सामने या न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे किशोर को? सर जैसा कि इस एक्ट में मेंशन है कि अगर गिरफ्तारी होती है बच्चों की तो मतलब उनको सीधे हवालात ना ले जाके डायरेक्टली जेजे बोर्ड के सामने ही प्रस्तुत करना होता है। मतलब तुरंत ही प्रावधान है सर। नॉर्मल भी अगर हम देखेंगे नॉर्मल एक्ट भी जितने भी हैं उसमें भी मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर आप तुरंत कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों के केस में तुरंत ही करना होता है कि जैसे आपने अरेस्टिंग करी, तुरंत आपने इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, अगर पेरेंट्स वहाँ नहीं है तो, या फिर आपने प्रोबेशन अधिकारी को इन्फॉर्म किया, प्रोबेशन अधिकारी फिर वहाँ आएगा जहाँ से भी उन्होंने अरेस्टिंग करी है एंड देन फिर वो दोनों लोग उसको लेके जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चे को। ये जो पुलिस इकाई है, जी। इसका हमेशा इस बात को लेकर के बातचीत होती है कि ये क्या चीज़ है और सामान्य रूप से इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं जो ये विशेष किशोर पुलिस इकाई है बात? सर ये एक तरह का पुलिस यूनिट कहेंगे जी। हम, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इनका मेन काम ये होता है कि जैसे ही आपके पास कोई भी किशोर अपराध का सूचना आती है, तो उस चीज़ को कैसे आप रिएक्ट करेंगे बेसिकली। तो अगर किसी नॉर्मल या किसी छोटे रैंक के अधिकारी के पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले अपने ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनको सूचित करेगा। तो मेन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 2 लोग हैं, एक होते हैं डीएसपी रैंक के अधिकारी, उनके पास जाती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक सीडब्ल्यूओ बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। तो एक तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हो गया और एक डीएसपी हो गए। तो ये दोनों लोग जो होते हैं वो मेन होते हैं स्पेशल यूनिट में और डीएसपी ही फिर ऑर्डर करेंगे कि किस तरह से बच्चे की अरेस्टिंग होगी और उसमें क्या-क्या चीज़ें जो होती हैं, प्रावधान होते हैं, उनको देख-रेख कैसे की जाएगी। तो ये काम डीएसपी का है सुनिश्चित करना होता है। 16 से 18 वर्ष के बीच का किशोर अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो ऐसे में कानून क्या कहता है और कानून में किस तरह के प्रावधान है उस किशोर के लिए? सर जैसे 16 से 18 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एज है। जी। जहाँ पे हमें ये भी लगता है कि बच्चा वो जो किशोर है वो बच्चे की श्रेणी में आएगा या वो बड़े की श्रेणी में आएगा, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे आजकल के जो टाइम है इसमें 16 से 18 साल की एज अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखेंगे तो देख के लगेगा नहीं कि वो बच्चा है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे मानसिक स्थिति भी निर्धारित करनी है, फिज़िकल चीज़ें भी उसकी मेंशन जो भी रहती हैं, उनको भी देखना है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए ये देखा जाता है कि ये जो ऐज है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उस सेंसिटिव चीज़ों को देखते हुए जेजे बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ गई जिसमें उसको ये अपराध करने पे मजबूर होना पड़ा। तो वो परिस्थितियों को भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं या फिर जो 16 से 18 साल की एज में हैं लेकिन वो ऐसा क्राइम करते हैं जैसे कि बाल मज़दूरी हो गई या श्रम न्यायालय में इनके इनके बारे में बहुत सारे ऐसे क्राइम आते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे हैं लेकिन वो लेबर का काम उनसे कराया जा रहा है या फैक्ट्रीज़ में ऐसा काम कराया जा रहा है। तो कभी-कभी तो वो उनको पता भी नहीं होता, वो खुद भी करते हैं। जैसे कि बेरोज़गार हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो वो इस काम में फिर जाएँगे। तो बहुत बार उनको खुद भी पता नहीं रहता है कि वो छोटे हैं और उनको ये काम नहीं करना है। बहुत बार पेरेंट्स भी उनको भेजते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि 16 से 18 साल वाली जो एज है उसमें क्राइम या तो बहुत जघन्य भी होता है या फिर ऐसा भी क्राइम है जो कि क्राइम है और उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपको सर पता होगा कि जब निर्भया केस हुआ था
2016 में हुआ था, 16 दिसंबर को। तो उसमें जो सबसे छोटा लड़का जो था, वो सर किशोर ही था। उसकी एज 18 साल से थोड़ी कम थी सर। शायद 17 ईयर्स और कुछ मंथ थी बस। चूँकि उस टाइम ये जेजे बोर्ड नहीं आया था, ये एक्ट भी नहीं आया था, क्योंकि 2013 में ही हुआ था ये मैटर। 13 के बाद ये जेजे बोर्ड का गठन हुआ, एक्ट भी आया, क्योंकि उसी केस से ये पता चला कि जो बच्चे हैं और उनकी जो एज है, जैसे 16 से 18 साल वाली जो एज है, उस टाइम ये देखा जाता है बच्चों को काफ़ी सारा अनुभव है। उनको पता है कि वो जो हीनियस क्राइम कर रहे हैं वो कैसा क्राइम है, उसका तात्पर्य क्या है या उसका परिणाम क्या होगा। तो उस केस में जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने बहुत ही जघन्य अपराध करा था। जिस जिस बाकी जितने कल्प्रिट थे, जितना इन्वॉल्व वो नहीं थे, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस बच्चे का था। तो वहाँ पे चूँकि अब ये एक्ट नहीं था, उस टाइम कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं था, लॉ भी बहुत पुराना था, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं था, तो उस अपराध को हमने उसी तरह से देखा कि वो बच्चा है, तो उसको फिर हम जो कोर्ट थी, कोर्ट ने उसको जुवेनाइल जस्टिस होम में भेजा, उसको सुधारात्मक तरीके से सब चीज़ देखा गया। लेकिन उसके बाद से सरकार को ये लगा और कोर्ट को भी लगा कि अगर वो बच्चा जानता है कि ये क्राइम करना बहुत गलत है, ये हीनियस है, तो क्यों ना हम उस अपराध को या उस श्रेणी को हम वयस्क की तरह से निर्धारित करें। उसके बाद से सर फिर ये एक्ट का गठन हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स आए जिसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि 16 से 18 साल का जो एज है, उसमें फिर अगर जेजे बोर्ड को लगता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है, उसे पता है उसका क्या मतलब है, तो फिर जो भी केस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेशन कोर्ट में। फिर वो एक वयस्क की तरह से वहाँ पे उसका ट्रायल होगा। जी, सृष्टि जी, काफ़ी संवेदनशील विषय पर आज हम बातचीत जी। कर रहे हैं। किसी का बच्चा अगर किसी भी प्रकार का अपराध कर देता है, तो ऐसे में मन में यही सवाल आता है कि इसे कहाँ पर ले जाएँगे? जैसे कि हमने इस कार्यक्रम में अभी बातचीत भी करी कि सुधार गृह बनाए गए हैं। जी। तो ऐसे में जो सुधार गृह हैं, वहाँ पर किस तरह की उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे जो रिफॉर्मेटिव होम है या सुधार गृह जिससे हम बात कर रहे हैं, तो जब जेजे बोर्ड के सामने सुनवाई हो जाती है और उसके बाद जब भी जिस भी नतीजे पे वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद बच्चों को सुधार गृह भेजा जाता है। सुधार गृह में सर जो हमने देखा है वहाँ पे उनके सबसे पहले तो उनकी शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। अगर वो पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो उनकी क्लासेस होती हैं वहाँ पे। और उनका अभी तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आया है, उनको योगा क्लास कराते हैं, उनको उनकी पढ़ाई शुरू करी जाती है वहीं पे अंदर ही टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। उनको मेंटल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। कुछ अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम में हैं तो उनको अलग रखा जाता है। कुछ उनसे कम वाले स्टडी में है तो उनको अलग रखा जाएगा। उनका प्रॉपर चेकअप भी होगा, प्रॉपर उनका रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा, उनको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है जिससे कि वो बिज़ी रहें। तो इस तरह का अप्रोच अपनाते हैं वहाँ पे ताकि वो बच्चे जिस परिस्थिति में बाहर थे उससे बेटर परिस्थिति उनको वहाँ मिले और फिर उस चीज़ से वो निकल के और समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो पाएँ। बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात करें किशोर अपराधों की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो सामाजिक कारण है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कि सामाजिक रूप से किस तरह का प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क में पड़ता है, जिस तरह से वह अपराध को कर देते हैं। जघन्य अपराध की बात हमने की है इसमें। जी। जघन्य अपराध की परिभाषा तो आपने बता दी, इसके लिए जो कठोरतम सज़ा है, वो क्या है? इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, जुवेनाइल जस्टिस कानून को ध्यान में रखते हुए? सर जघन्य अपराध जो होता है अगर हम बीएनएस की बात करें जो पहले आईपीसी था इंडियन पेनल कोड अभी भारतीय न्याय संहिता है। तो जघन्य अपराध को अगर जब हम देखते हैं तो उसमें मेंशन ये है कि जो 7 साल से ऊपर की जो पनिशमेंट होती है जिसमें इम्प्रिजनमेंट जिसमें 7 साल से ज़्यादा की है वो सारे क्राइम जघन्य अपराध होंगे। और उसके बाद अभी जैसे जेजे एक्ट आया है इसमें कुछ 2020 में अमेंडमेंट्स भी आए हैं। उसमें ये मेंशन है कि जघन्य अपराध की श्रेणी तो बता दी है कि 7 साल के ऊपर के जितने भी मुकदमे होंगे या जो भी क्राइम होता है उनको हम जघन्य अपराध की श्रेणी में डालते हैं। लेकिन कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई है उसमें। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि 7 साल से कम के जो होंगे वो लेस पेटी ऑफेंसेस होंगे, उससे ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं वो हीनियस क्राइम है। जी। क्या किसी किशोर पर वयस्क जैसा मुकदमा चलाया जा सकता है? अगर उसने जैसे अपराध की कई श्रेणियाँ हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में बातचीत की है।
जी सर, बिल्कुल चलाया जा सकता है। उनमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि जेजे बोर्ड ये सुनिश्चित करती है, जैसे अगर 16 से 18 साल का बच्चा ऐसा कोई भी अपराध करता है और उसे जब जेजे बोर्ड के सामने लाया जाता है, तो जेजे बोर्ड ये देखती है कि वो बच्चे का मानसिक स्तर क्या था उस टाइम अपराध करने का, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकली वो कितना स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर जेजे बोर्ड को लगता है कि बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है वो बच्चे से ऊपर चली गई है, वयस्क के श्रेणी में आता है, तो फिर वो उस केस को ट्रांसफ़र कर देता है सेशन कोर्ट में, फिर वहाँ पे वो वयस्क की तरह ही देखा जाएगा। आपके सामने कई ऐसे मामले आए होंगे जीवन में जहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी होंगी, जहां पर किशोर अपराध आपको देखने को मिले होंगे और उनको सजा दिलाना या उनके सुधार के लिए आपने कार्य भी किया होगा। न्यायालय और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये दो चीजें जो हैं, इसको आप जरा समझाइए हमें सामान्य रूप से कि न्यायालय की क्या भूमिका है इन अपराधों में और जो जस्टिस बोर्ड है वो किस तरह से कार्य करता है। सर जैसे जस्टिस बोर्ड जो है वो आप बच्चों का न्यायालय कह सकते हैं इसको जी। बेसिकली। और न्यायालय तो हम सबको पता है कि जहाँ पे भी अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है जो सोसाइटी को लेके एक रॉन्ग है, तो उसका ट्रायल हम न्यायालय में करते हैं। जैसे जी। सेशन कोर्ट हो गया या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, वहाँ पे हमें इनकी सुनवाई होती है। लेकिन जेजे बोर्ड जो है, जहाँ पे अगर कोई भी किशोर ऐसा कोई अपराध करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस अपराध का जो ट्रायल होगा वो किशोर न्यायालय में होगा। और किशोर न्यायालय जो होता है वो आम न्यायालय की तरह नहीं होता है। वहाँ पे बातचीत करके चीज़ों को देखी जाती है। जैसे हमें न्यायालय की जो एक हमें पता है कि किस तरह का, जैसे सामने जज बैठे हैं, जी। इधर मुजरिम खड़ा है या यहाँ पे काउंसिल अपनी बात रख रहे हैं, तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना है न्यायालय का। जेजे बोर्ड में वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। वहाँ पे बच्चों को बेसिकली इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बच्चा डरे भी ना वहाँ जाके, और एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच भी रहे। जैसे जो जस्टिस भी बैठे रहेंगे वो भी बच्चे से इसी तरह से बात करेंगे जिस तरह से वो जवाब दे पाए। मतलब वहाँ पे जाके बच्चे को ये ना लगे कि वो किसी ऐसी जगह आ गया जहाँ पे वो बोल नहीं पा रहा है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है। तो वो उस बोर्ड का भी यही उद्देश्य है, उस न्यायालय का यही उद्देश्य है कि बच्चा अगर हमारे सामने आ रहा है, तो उसको एक कंफर्टेबल ज़ोन में रखा जाए और उसके बाद ही उसका जो भी ट्रायल शुरू हो उस अकॉर्डिंग शुरू हो पाए। बिल्कुल, उसे इस तरह का माहौल दिया जाए कि जो उसके अंदर की बातें हैं वो खुल कर के सामने आए और जी स किस तरह का अपराध था या किन गतिविधियों में वो संलिप्त था, ये जी। बातें सामने आ सकें। हाँ, बेसिकली कि जैसे कि अगर सपोज़ अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर कंफर्टेबल नहीं होगा बच्चा, जी। तो फिर वो अपनी बात नहीं बताएगा। बिल्कुल। अगर आप कितना भी उससे पूछेंगे तो वो बात नहीं बताएगा। और जो क्राइम उसने किया है, वो या तो सपोज़ अगर कोई आई विटनेस नहीं है, सिर्फ़ बच्चा ही जानता है और अरेस्टिंग हुई है उसकी। तो जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं या जब तक वो आपको बताएगा नहीं, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जब तक आप उसको एक बेटर मतलब माहौल नहीं देंगे, वो नहीं बता पाएगा। और बेटर माहौल का मतलब होता है कि कंफर्टेबल कितना है बच्चा। जिस हिसाब से वो कंफर्टेबल होगा, उसी हिसाब से वो फिर सारी चीज़ों को बताएगा। तो जी। जो एनजीओ की भूमिका हम देखते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं किशोर अपराधों में? सर एनजीओ का भूमिका ये है कि बेसिकली अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सोसाइटी से एकदम इत्र जाके अलग तरीके से रह रहा है, जैसे कि घर से बेघर है, फुटपाथ पे रहते हैं वो लोग, या फिर अशिक्षित है वो, उसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ बच्चा है, बेरोजगारी से निकला हुआ है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है और ऐसा बच्चा अगर कोई ऐसा किशोर अपराध करता है, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं या उस केस में वो इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर वो उन बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं जी। कि हम मतलब वो उनकी तरफ से पैरवी करेंगे जेजे बोर्ड के सामने। और जो भी जैसे उनका उनका भी उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बच्चों को लेके आएँ और उनको पनिशमेंट ना देके रिफ़ॉर्म कराएँ उनको। उनको बेसिकली उनका रिफ़ॉर्मेटिव तरीका कैसे होगा वो चीज़ पे ध्यान देते हैं। और अगर वो सामने बढ़ के आते हैं तो वो फिर जो भी बच्चा है वो फिर सुधर भी जाता है। बिल्कुल। तो एनजीओ का सर मेन उद्देश्य यही है। किशोर अपराध को रोकने के लिए जो हमारी कम्युनिटी है, समुदाय की जो भूमिका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर किशोर अपराध को रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स की होती है। जी। और क्योंकि परिवार में जैसा माहौल होगा उसी अकॉर्डिंग बच्चे की परिस्थिति भी डिसाइड होगी। अगर बच्चा अच्छे माहौल में पल बढ़ रहा है और उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, परिवार का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है,
तो उस अकॉर्डिंग अगर वो रह रहा है फैमिली में, फिर तो वो अच्छे से ही रहेगा। और ये भी देखना होता है परिवार को कि वो किसी बुरी संगति में ना पड़े, या फिर वो जैसे आजकल सोशल मीडिया में भी लोग बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसका रॉन्ग इम्प्रेशन भी बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप फ़ोन बच्चा लेके बैठा है, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो एक क्लिक से वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ये भूमिका है कि बच्चों को जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बिल्कुल। इंडोर में ना रखें, फ़ोन ना दें, जितना हो सके लेस फ़ोन का यूज़ करें वो। शिक्षा पे ध्यान दें। दूसरी चीज़, उनको ऐसी चीज़ें कराएँ और ऐसे वातावरण में रखें जहाँ पे अ, उनको ऐसा फ़ील ना हो कि वो नेग्लेक्टेड हैं, या फिर उनको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत आ पड़ रही है जिससे कि उनको इस माहौल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और उन्हें स्वस्थ माहौल और वातावरण जब दिया जाएगा तो उनका स्वस्थ विकास होगा और वो कहीं न कहीं जो ये अपराध हैं उनसे बच जी, सकेंगे। जी सर। किसी बच्चे के साथ अगर क्रूरता हो जाती है, जी। तो ऐसे में क्या दंड प्रावधान है कानून में? सर, अगर बच्चे के साथ ऐसी कोई क्रूरता होती है तो इंडिया में 2-3 और भी एक्ट्स हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है। जी। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, कोई भी ऐसी क्राइम होती है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत देखा जाता है। पॉक्सो में ये होता है कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का असॉल्ट होता है, या फिर उसके साथ कोई भी फिजिकली ऐसी कोई भी इनएक्टिविटी हुई है, तो उसको हम पॉक्सो एक्ट में देखेंगे। फिर चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड भी एक कमेटी बनी है, वहाँ पे भी हम कंप्लेन करते हैं। दूसरी चीज़, यूएनएचआरसी भी है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है बच्चों के भविष्य को लेके। और इंडिया में तो पॉक्सो एक्ट है ही, जिसमें भी अगर कोई भी ऐसा कोई अपराध होता है तो हम पॉक्सो एक्ट में जाके कंप्लेन करते हैं सर। जी। आपने इस पूरे विषय पर चर्चा की। खास सुझाव, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और जी। न्यायपालिका से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में इन अपराधों को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सबसे पहले तो हमें अपना आसपास का वातावरण सही से रखना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कोई हमारी सोसाइटी में कोई बच्चा है, या हमारे घर के जो बच्चे हैं, हम उनके सामने ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो हमें देख के प्रभावित हों, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा नोटिस बहुत करता है। तो आप ऐसी कोई भी काम ना करें बच्चे के सामने, बेसिकली अवॉइड करें, ताकि वो आपसे सीखे ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो बड़ों से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, या घर से निकल के जा रहे हैं और सीख रहे हैं। फिर उनको जो पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर उनका बाहर जा रहा है तो कैसे माहौल में रह रहा है, या उनके फ्रेंड सर्कल कैसा है, या स्कूल में अगर जा रहा है तो बेसिकली ध्यान रखें बच्चे पे। जी। जैसे अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो टीचर्स का भी एक अप्रोच होना चाहिए, फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, कि वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको दिखता है या उनका बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें तुरंत। तो ये चीज़ें अगर हम अपनाएँगे या उनका माहौल देखेंगे, पेरेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, टीचर्स भी एक्टिव रहेंगे, और हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि माहौल कैसा है। बिल्कुल। घर पे तो हमें पता है कि हम अच्छा माहौल देंगे, लेकिन बाहर वो किस माहौल में रह रहा है, तो हमें फिर थोड़ा हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा कि बच्चे को बाहर कैसा माहौल मिल रहा है, कैसी फ्रेंड सर्किल्स है। ये अगर हम ज़्यादा थोड़ा सीरियस होके देखेंगे, तो हम अपने बच्चे को खुद से बचा पाएँगे। बिल्कुल, और जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वही तो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं और इन्हीं की मजबूती के साथ हमारी नींव टिकी हुई है। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ी और आपने चर्चा की, इसके लिए सृष्टि जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किशोर अपराध केवल कानूनी विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न है। जरूरत है बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार, मार्गदर्शन और सुरक्षित वातावरण देने की, ताकि वे अपराध की राह पर जाने के बजाय अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।